Hi students, good morning. Welcome to the fifth lecture of the chapter. Chapter name is The French Revolution and we are on page number 6. So in the previous lecture, I summarized you the topic in detail and now today I'm going to read it. So open your book and on page number 6, you can see a diagram is given how a subsistence crisis happens. So it is related to the previous lecture and you can see here the bad harvest is written and along with that disease epidemics and that both led to the crisis for the poor and at the end it is written the poorest cannot no longer buy breads because of these epidemics and the bad harvest. Okay, now come to the main topic and it is what is this? A growing middle class envisages an end to privileges. So if you are familiar to the summary now, I think now it is easy for you to understand what is given here. So in the previous lecture, as I told you, क्या बताया था मैंने आपको कि मिडिल क्लास जो है वो क्या करती है उसके उसके विचार बदलते हैं, मिडिल क्लास इमर्ज होती है फ्रांस के अंदर और उसके पीछे वजह थी क्योंकि उनके पास उन्होंने बिजनेस किया थर्ड स्टेट्स के कुछ लोगों ने, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स बन गए, एजुकेशन के द्वारा उनकी सोच जो है वो चेंज हुई। तो आइए पहले पैराग्राफ में देखते हैं, लेकिन इससे पहले भी विरोध के स्वर जो हैं वो जो छोटे मेंबर्स थे, पुअर पीजेंट्स थे थर्ड स्टेट्स के, उन्होंने कहीं ना कहीं या वर्कर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रिवॉल्ट किए थे, बट वो सारे जो थे वो यूजलेस साबित हुए। तो देखिए लाइनें क्या क्या दिया है, कह रहा है इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third states who had become prosperous and had access to education and new ideas. क्या कह रहा है? कहता मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले या बहुत पहले से भी जो पीजेंट्स होते थे, वर्कर्स थे, उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट फ्रांस के अंदर ऐसे हुए जिन्होंने टैक्सेस या जो फूड स्केर्सिटी, ठीक है ना, स्केर्सिटी मैंने बताया था कमी, तो फूड स्केर्सिटी के खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन वो अपने उन प्रोग्राम्स को एक फुल मेजर्स के साथ मतलब एक पूर्णता सशक्त मतलब अच्छी प्रकार से उनको उसमें वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि गरीब आप समझते हैं पुअर कब तक जो है अपनी को आगे तक लेके जा सकते हैं, जो पावर में होते हैं, रिच होते हैं, वो दबा देते हैं उनके उसको और उनकी कोई नहीं सुनता था। तो इसी प्रकार से हुआ और अब जो कुछ भी होना था ये शायद किसके ऊपर आ गया था? दिस वाज लेफ्ट टू द ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पर्स। अब ये बात जो है अब कहीं ना कहीं सीमित हो गई थी या आ चुकी थी मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स जो रिच हो चुके थे और जिनके पास एजुकेशंस और आइडियाज थे, ठीक है ना। शायद अब उन्हीं से ही एक क्यास लगाया जा रहा था कि ये कुछ अब करेंगे। अब क्या हुआ, यहां से आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग है इस सारे टॉपिक की ये आपको समझनी है। द 18th सेंचुरी विटनेस होती है गवाहबनी द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड एज मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जिसको हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, नोट डाउन द लाइंस, हु अर्नड देयर वेल्थ, जिन्होंने अपनी आजीविका कमाई, धन कमाया। कैसे कमाया? नोट डाउन द लाइन, थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड्स and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer members of society. तो वेल्थ धन कमाया व्यापार करके, मैन्युफैक्चरिंग करके वस्तुओं की, और ये मैन्युफैक्चरिंग वुलन और सिल्क टेक्सटाइल जैसे वस्तुओं से रिलेटेड थी और उनका वो एक्सपोर्ट किया करते थे और फिर जो समाज के जो रिच लोग थे उनको खरीदते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने धन अर्जित किया। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट्स इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स, वकील एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स
प्रबंधन। तो एजुकेशन के द्वारा कुछ अन्य प्रोफेशन में भी इस तरह से थर्ड स्टेट्स के लोग जो हैं वो देखने को मिलते हैं उस 18th सेंचुरी में। ठीक है जी, हम बात फ्रांस की करेंगे तो ये आप ना भूलें हम कहां पर हैं। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सभी इसी प्रकार के लोग जो थे, हम तीसरे थर्ड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, और इनमें से ये जितने भी लोग थे वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। वो मानते थे कि ऐसा, अब उन लोगों की मैंने आपको पिछले इसमें भी समझाया था कि इनकी अब सोच क्या होगी कि सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको जन्म से ही कुछ मिल जाए। अगर आदमी कुछ बने तो अपने कर्म से बने, ना कि जन्म से। ठीक है ना, आप नोबल में, क्लर्जी में, नोबलिटी में अगर आप पैदा हो गए, उस स्टेट्स में पैदा हुए हैं और आपको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल रहे हैं, तो ये गलत बात है। अब ऐसे एजुकेटेड लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बोला कि वो भी तो हमारी तरह ही हैं, तो वो अपने आप को प्रूव करें, उनको क्यों तो, और हमें क्यों नहीं, हो तो सबको हो। ठीक है ना, तो ये सारी बातें जो हैं वो उनके द्वारा, उन मिडिल क्लास जो इमर्ज हुई, जो एजुकेटेड लोग जो इमर्ज हुए देखने को मिलते हैं थर्ड स्टेट्स के, उनके अंदर ये बातें होना शुरू होगी। तो मैं फिर से लाइन को रिपीट कर रहा हूं और अगली लाइन के साथ जोड़ूंगा इसको। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, रादर ए पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। अगर आपकी कोई भी सोशल पोजीशन है तो वो आपके गुणों के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपका कोई भी पोजीशन है सोसाइटी के अंदर, अगर आप अपने आप को प्रूव करते हो कि भैया हाँ मेरे में दम है, मैं एक कोई भी किसी भी पद के लिए आप अपनी योग्यता साबित करें, तो उस आधार पे आपको जो है वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ना कि इस आधार पे कि आप नोबिलिटी और क्लर्जी में पैदा हो गए हैं। ठीक है जी, सो प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होने चाहिए, यही तो हम पढ़ रहे हैं। ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड बी सेज, मैंने क्या बताया था, इमेजिन एन एंड टू प्रिविलेजेस। तो उन्होंने इस बारे में सोचना, इमेजिन करना शुरू कर दिया कि इन प्रिविलेजेस का क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। वो प्रिविलेजेस कैसे, वो ऐसा कैसे सोच पाते हैं, आइए इसके ऊपर अब बात करते हैं। कहता दीज आइडियाज एनविसेजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, ये जो कुछ भी आइडिया थे ये किस इमेजिनेशन के ऊपर आधार थे, ऐसी सोसाइटी जिसमें क्या हो, फ्रीडम हो, सबके लिए इक्वल लॉ हो, अपॉर्चुनिटी के नाम पर सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा नहीं, फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप नोबल हैं, क्लर्जी हैं, तो आप पहले आएंगे बाकी बाद में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब ये कहां, देखो कॉमा लगा के लिखिए, लाइन कंप्लीट नहीं हुई है ये। कहता वर पुट फॉरवर्ड, सो ये जो कुछ भी पिछली लाइन को जोड़िए इसके साथ, ये जो भी आइडियाज थे वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स, ये ऐसे आइडियाज कहीं ना कहीं किसने दिए थे, सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रूसो। ऐसे विचार, ऐसी बातें कहीं ना कहीं जो फिलोसफर्स हुए उस दौर के, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं इनके बारे में, आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं। जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसों ने अपनी फिलॉसफी में ऐसे आइडियाज दिए जिनका आधार क्या था, फ्रीडम, इक्वल लॉ या अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है जी, इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, नोट कर लो, ये बुक का नाम है जो जॉन लॉक ने लिखी थी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है, आपसे पूछ लिया जाता है। द इन हिज, रिपीट कर रहा हूं, 2 treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch. लॉक ने क्या किया, रिफ्यूट होता है खंडन करना। ठीक है, किस चीज का, जो उस समय का डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क था। राजा को देवता के रूप में माना जाता था। ठीक है ना, कि राजा तो भगवान हो गया, या फिर जो उसके पास एब्सोल्यूट राइट थे वो कुछ ही कर सकता था किसी भी। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने खंडन किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा जो है वो करप्ट भी हो सकता है, वो गलत डिसीजन दे सकता है। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। और जब लोगों ने ऐसी फिलॉसफीज को पढ़ा तो उनके दिमाग में आइडियाज बनना शुरू हो गए। ठीक है जी, आगे देखिए। रूसोस कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड।
अब रूसो ने भी जो है इसी आइडिया को फॉरवर्ड किया, प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रूसो ने भी ऐसा कहा कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए उसका जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का और किसके साथ, बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सरकार रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, अभी यहां नहीं लिखा लेकिन अगले पेज पे दिया हुआ, मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके इसने एक बुक लिखी थी, आपको वो भी याद रखनी है। ठीक, अब तीसरे के बारे में आइए, ये है मोंटेस्क्यू, नोट कर लो इनको। तीसरा जो मैंने फिलोसफर बताया था, इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये बुक का नाम है, कंफ्यूज मत होना, इन द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है जी, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। Montesquieu ने अपनी उस पुस्तक में प्रपोज किया डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है ना, किसके बीच में, कि सरकार की व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, कैसे बटी होनी चाहिए, बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी में। आज भी यही व्यवस्थाएं देखते हैं आप, तो देख लो इसका आइडिया किसने दिया था। तो ऐसी जब बातें पढ़ी गई तो लोगों के दिमाग में वो बातें चली गई, ऐसे एजुकेटेड लोग जो हैं इन शासन व्यवस्थाओं के ऊपर बात करना शुरू कर दिए गए, और ये फिलॉसफी कहां से मर्ज हुई थी, इन फिलोसफर्स के द्वारा। ठीक है, मोंटेस्क्यू कौन था, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, सुनिए उसको। ठीक, द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, अब ये जो जैसा ये ऐसा मॉडल, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हम कहते हैं इसको, आज भी यही कहते हैं 3 ऑर्गन ऑफ, 3 स्तंभ हिंदी में हम उसको कहते हैं। कौन से हैं 3 स्तंभ हमारे इसके व्यवस्था के, वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून बनाना, पालना कौन करवाता है, कौन है, जैसे डीसी है हमारा, पुलिस है, या जो मिनिस्टर्स भी हैं जो कानून बनाते हैं वो क्या है हमारे, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। 2 के ऊपर बात आएगी, वो बाद में हम बात करेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, तो एग्जीक्यूटिव होते हैं जुडिशरी, अगर कोई क्या हो जाता है, यस, कोई डिस्प्यूट अगर अराइज हो जाता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है ये थोड़ा सा, तो जुडिशरी जो है वो उसके ऊपर अपना फैसला देती है, मतलब न्याय व्यवस्था जो है को हम किस नाम से जानते हैं, जुडिशरी से। और सबसे ऊपर कौन है, अपेक्स कोर्ट ऑफ जुडिशरी, मतलब अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री कौन है, सुप्रीम कोर्ट है ना। ठीक है ना, हाँ, तो पिछली क्लासों में हमने ये बातें की हुई हैं। चलिए आगे देखिए, अब इसी लाइन को मैं फिर से जोड़ रहा हूं अगली लाइन के साथ, आई रिपीट इट, और इसका कनेक्शन देखिए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। और ऐसा मॉडल, ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं यूएसए में अपनाई गई जब वो यूएसए की वो 13 कॉलोनीज जो हैं वो आजाद हुई, किससे, वहां पे किसने उनको कंट्रोल में किया हुआ था, ब्रिटेन। ठीक है ना, तो ब्रिटेन से आजाद हुए। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डेमोक्रेसी का जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे, कि सबसे पहले जो है डेमोक्रेसी कहां स्टैब्लिश हुई, यस, 1776 इन यूएसए। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France। और जो कुछ भी, चाहे वो अमेरिका का संविधान था, जो भी वहां के इंडिविजुअल राइट्स जो दिए गए, वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के रूप में देखे जा रहे थे। फ्रांस के जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो भी देख रहे थे कि अगर वहां हो सकता है तो यहां भी ऐसी ही व्यवस्थाएं अब हो जानी चाहिए, मोनार्की हट जानी चाहिए। मैं फिर से पिछले कनेक्शन में लेके जा रहा हूं, व्यवस्था क्या थी, फ्रांस के अंदर सबसिस्टेंस क्राइसिस तैयार हो चुका था, उधर राजा के पास खजाना खाली था, राजा जो है वो मोनार्क जो है लुई 16 जो था वो टैक्स इंक्रीज करने वाला था, और अब उसको डिफेंड करने के लिए
थर्ड स्टेट्स के जो ये एजुकेटेड लोग थे, जो मिडिल क्लास थी, अब वो तैयार हो चुकी थी कि यदि अब कुछ ऐसा होगा तो हम उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और सारे के सारे शासन व्यवस्था का दोषारोपण किसके ऊपर लग रहा था, लुईस 16 के ऊपर। ठीक है जी। अब ये ऐसी जो थिंकिंग उस समय एजुकेशन के द्वारा लोगों तक पहुंची, उसका भी थोड़ा सा और बढ़ाया हुआ है कि अब ये लोगों के बीच में डिस्कशंस बन गई। ठीक है, आम लोगों के पास ऐसे विचार जो हैं वो फैलने लग पड़े। ऐसी व्यवस्थाओं से जब एजुकेटेड लोग ये समाज के हिस्से में, मतलब समाज में घूमते हैं, तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए लोगों के अंदर जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई कि यार शासन जो है वाकई ही इस प्रकार से चलना चाहिए। तो एजुकेटेड लोग प्लस रोल ऑफ फिलोसफर्स, इस दोनों के ऊपर क्वेश्चन आपको बनता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, देखिए क्या है लास्ट पैराग्राफ। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। ऐसे आइडिया ये फिलोसफर्स के जो है वो इंटेंसिवली डिस्कस होने लग पड़े। कहीं पर जैसे सैलून्स होते थे, गैदरिंग, ये पब्लिक गैदरिंग हाउसेस, मतलब एक फ्रेंच टर्म है वैसे ये, वैसे सैलून्स जैसे आपको पता, जो नाई होता है हमारा, उसको भी कहते हैं जहां बाल कटवाते हैं, तो ऐसी जगहों पर भी गप्पे लगती हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर गैदरिंग हाउस, क्योंकि ये कल्चरली जो है वो ऐसा कल्चर था, लोग गैदर होते थे और असेंबल होते थे, चर्चाएं करते थे, एंजॉय करते थे, तो सैलून उस संदर्भ में भी यहाँ पर ये टर्म यूज हुआ है। कॉफी हाउस तो आपको पता है जहां कॉफी वगैरह पीता है आदमी। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब ऐसे विचार किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगे, और कॉफी हाउसेज या सैलून्स जो पब्लिक प्लेसेस थे, ऐसी जगहों पर, ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर डिस्कशंस, ऐसी डिस्कशंस होना शुरू हो गई। अब समाज के अंदर कोई डिस्कशन आ जाती है, ठीक है जी, तो आपको पता ही है, अब कोरोना के संदर्भ में अभी कोरोना चल रहा है, तो उस समय, इस समय भी अगर कोई भी ग्रुप हम देखते हैं, ठीक है ना, अगर उसमें गलती करता हुआ दिख रहा है कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, तो उसके ऊपर लोग जो हैं वो दोषारोपण भी कर रहे हैं, और फिर समाज के अंदर जो भी चीज फैलना शुरू हो जाती है उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो सरकारें भी उसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं, बिकॉज लोगों का जो क्या है लोगों के आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है, लोगों की सोच के आगे। सो दीज वर फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और ऐसी बातें, ऐसी जो भी फिलोसफर्स की फिलॉसफी थी, ये कहीं ना कहीं इनको ग्रुप्स में बड़े ऊंचे स्वर में पढ़ा भी जाता था, और खासकर उन लोगों के लिए जो उस समय लिखना या पढ़ना नहीं जानते थे। द न्यूज दैट लुईस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. I repeat the line. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state, उसने क्या कर दिया, ये ऐसी खबर जो भी आ रही थी कि लुईस 16 जो है क्या करने वाला है, टैक्स इंपोज करने वाला है, उसके लिए वो प्लानिंग कर चुका है, क्योंकि उसको क्या चलाने हैं, खर्चे चलाने हैं फ्रांस के, ठीक है ना, स्टेट के। तो उसने जो है स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, देश के अंदर जनरेटेड गुस्सा, ठीक है ना, एंगर, और उसमें विरोध जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, उस व्यवस्था के खिलाफ जो प्रिविलेजेस थे, जो फैसिलिटी मिली हुई थी, किसको, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स को, क्योंकि ज्यादातर लोग किस में थे, थर्ड स्टेट्स में थे। हालांकि क्लर्जी और नोबिलिटी की संख्या जो है देश में बहुत ही कम थी, लेकिन प्रिविलेजेस जो है वो एंजॉय कौन करते थे, या राजा करता था या ये करते थे, और उसका जो है अब विरोध जो है वो होना शुरू हो गया। हम बात कर रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, और ये सारी बातें बिफोर 1789 अभी तक हमने की हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही अब हमारे को आना है। इंसिडेंट तो, प्रोटेस्ट तो
इस ईयर में हुए, लेकिन उससे पहले ये सारी कंडीशन जो है वो फ्रांस के अंदर जो है वो उसमें बन चुकी थी। इस चैप्टर को बेटा आप अच्छे से रिवाइज करिए, जितना भी हो चुका है इसको अच्छे से रिवाइज करिए। नहीं समझ आता है पॉज करिए वीडियो को और फिर से सुनिए। सो इस तरह से मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से कर चुके होंगे और कर रहे हैं, और करिए प्लीज। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।